नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की वही पीछे पढ़ा दिए थे सरफेस केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे और आज हम उसके बाद की क्लास में आज उसके बाद की बात करेंगे। तो आज की उसके बाद क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव क्या था, अधिशोषण प्रक्रिया पढ़ रहा था ना। तो यहाँ पे तो ये सब इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं बता दें कि चल रहा है क्या। वीडियो बनाओ विजेता बन जाओ 2.0, ठीक ना भाई। इसको अधिक से अधिक शेयर करेगा तुम लोग। हम पेज नंबर से 5 में थे, पेज नंबर 4 में आ जाएगा। पेज नंबर 4 में थे, पेज नंबर 4 के लास्ट भौतिक और इसका पीडीएफ में बोल रहे हैं ना कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? हाँ ठीक ना, बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हाँ इसी में हम लोग थे। धीरे धीरे नहीं खुलेगा तो बोलो। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या दिखाई तो दे रहा होगा ना, लिख लेते हैं। हाँ ठीक ठाक तो हाँ, इधर वाले पेज की बात कर चुके थे। आज की क्लास में क्या बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव अधिशोषण क्या होता है, ठीक ना। धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे देखिएगा, इसे तो निकलेगा नहीं। चलो बहुत ही आसान से समझेंगे। एक क्या है, कपड़ा है, ठीक ना, एक कपड़ा है। अब क्या होगा कि इसमें धूलकण भाई फेंक दो, धूलकण फेंक दो, तो धूलकण जैसे फेंकिएगा तो उसके अंदर तो नहीं जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। मिल जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो पानी बेसिकली मतलब कि पानी जैसे कि हाँ पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, पॉजिटिव में क्या करता है, थोड़ा सा समझिएगा। पॉजिटिव अधिशोषण क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है कि यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की मात्रा पिंड के सापेक्ष में ज्यादा हो, तो समझिए कि पॉजिटिव धनात्मक क्या होगा कि पिंड के सापेक्ष में ऊपर जो होगा अधिशोष्य की मात्रा ज्यादा हो कंपेयर देन उसके अंदर, ठीक है ना। अरे अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पिंड। या एक क्या है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु बनाते रहे, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई भी वस्तु है। तो अगर इसके अंदर के सापेक्ष में ऊपर धूलकण ज्यादा है, ऊपर परमाणु की संख्या ज्यादा है, ऊपर अणुओं की संख्या ज्यादा है, ऊपर धूलकण ज्यादा है, ऊपर इसके सापेक्ष में यदि ऊपर ज्यादा, वही तो हम बोल रहे हैं, किसी पदार्थ के पिंड के सापेक्ष में अधिशोष्य की मात्रा उसकी सतह पर ज्यादा हो, उसे हम पॉजिटिव अधिशोषण कहते हैं। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। एक लाइन, ठीक है, पढ़ भी लो, थोड़ा पढ़ तो लो। यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की मात्रा पिंड के सापेक्ष में ज्यादा हो तो इस प्रकार के पिंड के सापेक्ष में क्या हो, ज्यादा। पिंड मतलब अंदर वाले भाग, सतह मतलब कि ऊपर वाले भाग, पिंड मतलब ये होता है, ठीक ना। पिंड के सापेक्ष में सतह पे क्या ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अधिशोषण बोलते हैं। निगेटिव में क्या होगा भाई, निगेटिव भी थोड़ा समझ लो ना कि अगर ऐसा किस आ गया कि इसके सापेक्ष में मतलब कि सतह पर ही कम हो, धूलकण क्या हो, सतह पर ही कम हो, धूलकण क्या हो, सतह पर ही कम है, उसके अंदर क्या हो, बहुत ज्यादा चला गया, उसके अंदर क्या हो, बहुत ज्यादा चला गया, ठीक ना। बहुत ज्यादा धूलकण चला गया, बहुत ज्यादा कण चला गया, बहुत परमाणु अणु चला गया, किसमें, तो पिंड के अंदर सरफेस के सापेक्ष में, मतलब सरफेस पे कम, इस पे क्या होगा, कम, और अंदर क्या ज्यादा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भाई निगेटिव अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव अधिशोषण बोलते हैं, क्योंकि अधिशोषण मतलब सतह पर ही होता है
और उल्टा मतलब निगेटिव मतलब क्या, अंदर ज्यादा वो निगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल दिया है ब्लड चार्कोल वाला, तो ब्लड चार्कोल एक रीएजेंट होता है, ठीक ना, एक रीएजेंट होता है। वही बताया है कि अगर एक ब्लड चार्कोल में तनु वाला विलयन डालेंगे तो भाई उसके पिंड के अंदर ज्यादा जाएगा, तो वह क्या अनुसार निगेटिव शो करेगा। और डाइल्यूट हाँ, अगर सा में विलयन डालिएगा तो हम तो वही बात कर रहे हैं, एक पिंड है, ठीक ना, आप नॉर्मल बात करेंगे। क्या करो कि शरबत बनाओ जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, क्या वो शरबत बना जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम, इसमें क्या मतलब पोर कीजिए, इसमें पोर कीजिए मतलब हिल दीजिए, तो क्या होगा, ऊपर चीनी ज्यादा आ जाएगा, अंदर कम जाएगा। अगर चीनी की मात्रा ज्यादा है तो अब क्या बोले कि भाई चीनी की मात्रा कम कर दो, तनु भी लिए बढ़ा दो, और उसके बाद इसे पोर दो, मतलब हिल दो, डाल दो, तो क्या होगा, चीनी की मात्रा अंदर तक चला जाएगा ना, तो वह निगेटिव होगा। इतना तो बहुत ही बेसिक तरीके आसानी से समझ गए होंगे। निगेटिव हो गया, तो यह बात का पॉजिटिव निगेटिव कोई बड़ा सी चीज नहीं होता, सिर्फ डरावना होता है और कुछ नहीं होता। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या, इसके आगे आप लोग को मिलेगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या क्या होता है, और भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आप अंतर स्पष्ट कीजिए, आप अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, और प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो यह प्रश्न क्या होगा, बार बार रिपीट करने वाला प्रश्न होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है तो इतना मर क्यों रहे भाई, ऊपर चलो ना। चलिए, हाँ, भौतिक अधिशोषण क्या होता है हम बता दिए, वंडरवॉल के बारे में बताते हैं बहुत पहले, इसलिए ऊपर था वंडरवॉल। क्या होता है भौतिक अधिशोषण, क्या होता है, यदि अधिशोषण तथा अधिशोषण के बीच लगने वाला आकर्षण बल वंडरवॉल मतलब क्या, बहुत ही छोटा है। यदि भौतिक अधिशोषण क्या है, यदि अधिशोषक तथा अधिशोषी के बीच लगने वाला आकर्षण बल वंडरवॉल आकर्षण बल होते इस प्रकार के। सिंपल बात है, वंडरवॉल बहुत ही कमजोर, कौन खींच देगा, कौन तोड़ देगा। अरे भाई सिंपल बात है, हम बोर्ड पे लिखा, यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है, बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिए कि राम अच्छा लड़का है, कोई भी आएगा आसानी से मिटा देगा, कोई भी आएगा आसानी से मिटा देगा। तो भाई क्यों मिटा दिया, क्यों मिटा दिया, क्योंकि बोर्ड और इंक के बीच में जो लिख रहे हैं ना, बोर्ड और इंक के बीच में बहुत ही कमजोर प्रकृति का बल होता है, जिसका नाम होता है वंडरवॉल आकर्षण बल। वंडरवॉल आकर्षण बल, तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि भौतिक अधिशोषण क्या है, तो लिखिएगा अधिशोष और अधिशोषक के बीच में एक कमजोर प्रकृति का बल वंडरवॉल बल रहता है, तो वह जो अधिशोषण होता है वो भौतिक अधिशोषण होता है। यह अपना लोगों ने बोले हैं, लिखा क्या है, उससे क्या मतलब है, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लिए तो काफी है, समझ लिए तो खुद से लिखिएगा, कोई भी काटेगा नहीं, ठीक है, कोई भी काटेगा नहीं, समझ लिए तो क्या समझेगा। फिर से, भौतिक अधिशोषण वैसा अधिशोषण जिसके अधिशोषण और अधिशोषक के बीच में बहुत ही कमजोर प्रकृति का बल, कौन बल, तो वंडरवॉल आकर्षण बल लगा रहता है, ठीक ना, बस कहानी खत्म। अब क्या होगा, भौतिक अधिशोषण के गुण क्या होता है, गुण बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब भी पूछेगा कि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, ठीक ना, तो वहां पे गुण जानिएगा तब ना बताइए कि भाई कि भौतिक का यह गुण, रासायनिक का वह गुण, भौतिक का यह, रासायनिक का यह। तो पहला क्या है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, रिवर्सेबल होता है। यह बहुत ही बेसिक छोटे छोटे बातें हैं, जल्दी जल्दी भागेंगे यहाँ से, मतलब भागेंगे यहाँ से नहीं भागेंगे, पढ़ाएंगे, मतलब इस टॉपिक से भागेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा ज्यादा दिमाग लगाना ही है, लेकिन भले पूछता है। तो क्या भौतिक अधिशोषण की गुण क्या है, तो देखिए यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। टॉपिक सिर्फ कान में इतना ही डाल दीजिएगा कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, भाई उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल, देखिए ना, मिटा रहे, आसानी से तो मिट जा रहा है, मतलब कि फिर पहले की तरह नहीं रहे। देखिए अभी क्या है, इस बोर्ड को मतलब पूरा भर दिए, कुछ लिख दिए, अब बोलेंगे नहीं भाई फिर रिवर्स कीजिए, इसको मिटाइए, क्या होगा, आसानी से मिटा दिए। तो यह क्या है, रिवर्सेबल है भाई, रिवर्सेबल, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। और क्या होगा, दूध दही जमा दिए, उसके बाद बोलेंगे कि भाई तुम जो दही डाला था ना उसको निकाल दो, हम क्या बोले, दूध से दही जमा दो, तुम जो दही डाला था उसको निकाल दो, तो वहाँ केमिकल हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक ना। या भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण होता है, इसलिए वहां नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे दूसरा फॉर्म मतलब रासायनिक अबंध हो जाता है। दूसरा क्या होता है, यह अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। यह क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का, हाँ, उत्क्रमणीय, यह अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, अर्थात सभी प्रकार के कण, ठोस या द्रव सतह पे वंडरवॉल आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं। भाई हम बोल रहे हैं कि भाई इस पे
यह बोर्ड लगा, यह दीवार है, इस पे आप लाल मिट्टी लाइए फेंकिए, चिपक गया, तो क्या पीली मिट्टी लाइए तो नहीं चिपकेगा, क्या चिपक जाएगा। हम बोलेंगे कि इस पे पानी मारिए भाई, पानी चिपक जाएगा। तेल मारिए, तेल नहीं चिपकेगा, जबकि दोनों अलग अलग गुण था, पानी और तेल का गुण अलग अलग, तेल भी तो चिपक जाएगा, दीवार का पूरा खराब कर दिया। अब यह प्रैक्टिकल घर में मत कीजिएगा, नहीं तो पिटा जाएगा बहुत अच्छा से, पूरा दीवार तेल खराब करेगा, बोले तेल दीवार तो दीवार तेल भी बर्बाद कर देगा तुम लोग। पानी से ट्राई कर सकता है, क्योंकि धुआ भी सकता है, मतलब साफ सुथरा हो सकता है। इसलिए कहा विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि तेल इसमें चिपकाने के लिए इस दीवार पे तेल चिपकाने के लिए अलग मतलब कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, पानी चिपकाने के लिए अलग कंसेप्ट, पानी फेंकने के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। इसलिए खास प्रकृति का कुछ नहीं होता है भौतिक अधिशोषण। आगे बढ़ते हैं, इस अधिशोषण में क्या लिखा है, इस अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा का मान कम से बहुत ही कम होता है। कितना होता है, तो 20 से 40 जूल होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। एक मोल चिपकाने में इतना क्या एनर्जी मतलब खपत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं, इसी तरह हम चौथा बढ़ते हैं। चौथा में क्या होता है, चौथा में देखिएगा आप लोग, इस अधिशोषण के लिए संक्रमण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है भाई। हम बोलेंगे कि धूल कण चिपकाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है कि अपने आप चिपकता है। हम क्या बोले फिर से, धूल कण चिपकाने के लिए दीवार पे धूल गंदगी लगाने के लिए अपने आप में चिपकता है, कौन पागल लगाएगा एक्स्ट्रा। तो अधिक संक्रमण सॉरी मतलब कि संग्रहण फोर्स मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब बाहर से कोई भी रिएक्शन कराने के लिए जो बाहर से फोर्स देते हैं ना, बाहर से जो फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अधिशोषण की प्रक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी क्या आवश्यकता ही नहीं होता है, खुद से होता है, ठीक है। यह आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छी तरह, कोई भी जानता है, बिना पढ़ा लिखा भी अनपढ़ गवार भी बता देगा कि भाई अधिशोषण के लिए बाहर से एनर्जी दिया जाता है, तो कोई भी अधिशोषण मतलब धूल कण चिपकाने के लिए बाहर से दिया जाता है, तो कहीं नहीं दिया जाता है, तो कोई भी समझ लेगा। चलो बहुत ही आप लोग को मजा आता जरूर होगा, ठीक ना। फिर क्या रहता है, ताप बढ़ाने में भौतिक अधिशोषण घटने लगता है, क्योंकि यह एक उसमें भी होता है, बहुत ही अच्छा बात, ये भी समझते होंगे आप लोग, समझा रहे। फिर हम क्या बोले, हम बोले कि इस बोर्ड पे पूरा यह लिख दिया मार्कर से, ठीक ना, मार्कर से लिख दिया। अब क्या करो, इसको हीट कर दो, बोर्ड को क्या करो, हीट कर दो। तो यह भाई तो हीट करने का आवश्यकता है, बोर्ड पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं है, इतना दिमाग लगाइए कि जैसे इसको हीट कीजिएगा ना, तो यह ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हुआ, हटने लगेगा। वही कर रहा है कि यह जो होता अपने आप ऊष्मा निकालता है, जैसे लिखते हैं ना, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ही स्लाइटली नेग्लिजिबल होता है, ठीक ना। अच्छा नहीं, ये पूरा एनर्जी रिलीज होता है भाई, तो हम उसमें इस एनर्जी से भाई बिजली बना देंगे या घर में खाना उत्पन्न कर देंगे, खाना बनाने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, ऐसा बात नहीं होता, ठीक है। यह भी बात समझ में आया कि क्या कि यह उसमें छेपी होता है, इतना बात समझ में आया। ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण क्या होता है, घटता है, इतना बात रखना। आप डेटिंग में खूब पूछा हुआ प्रश्न है, हम भी पूछेंगे आने वाले टेस्ट में, ठीक ना। टेस्ट कहाँ लिया जाएगा, टेलीग्राम पे लिया जाएगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अब क्या है, ताप बढ़ाने भौतिक अधिशोषण घटने लगता है, इतना याद रखना। भौतिक अधिशोषण क्या, ताप मतलब कि भौतिक अधिशोषण मतलब कि कोई धूल कण चिपकेगा, ताप देने क्या होगा, धूल कण हटता नहीं चिपकेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर करते हैं, दाब बढ़ाने के लिए भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है भाई, सिंपल बात है। हम बोलेंगे क्या, इस पे क्या है, इस दीवार को क्या मतलब प्लास्टर नहीं है, ठीक ना। अभी यहाँ पे आए हैं, मतलब रूम पे आए हैं, ठीक ना, वीडियो स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि घर में संभव ही नहीं है, ठीक ना। घर में कचरा होता है, मतलब कि कच्चा बच्चा है ना, छोटा छोटा जो भी है सब, मतलब कि वो हल्ला करता रहता है सब। और व्यवस्था भी इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है मेरे पास, बोर्ड भी नहीं, मेन मुद्दा है बोर्ड वाला, तो यहाँ पे बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे आते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, लेक्चर तैयार किया जाता है। अब क्या किया जाए, हम यह दीवार में प्लास्टर नहीं है, तो क्या प्लास्टर करने के लिए जो भी मिस्त्री आते हैं, पूरा फोर्स से क्या इस पे प्रेशर देते हैं, ये पूरा क्या जो भी मसाला क्या चिपक जाए। तो यह भी एक अधिशोषण का प्रक्रिया था, ये भी आप लोग समझ गए। क्या अधिशोषण के लिए दाब की आवश्यकता है, मतलब दाब देना पड़ता है, और दाब बढ़ाया तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। इतना बात दिमाग कान खोल के इतना बात जरूर लगा दीजिएगा कि दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर क्या, अधिशोषण का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने से, भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। हम क्या बोलेंगे, हम यह बात कितना बार समझा दिए हैं कि घर में बुक होगा ना, किताब है, किताब, ठीक ना, किताब है, ऐसे समझो। यहाँ पे किताब है, किताब कहीं है, किताब है यहाँ पे, चलिए यहीं पे किताब है, ये किताब है, इस पे धूल कण आ गया, इस पे धूल कण आ गया। अब क्या बोलेंगे, फिर से इसको ओपन कर दो, ऐसे यहाँ पे तो धूल कण है भाई, इतना है, चलो हाँ, तो इसको क्या करते हैं, इसको ओपन कर दें, तो अब धूल कण की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अधिशोषण की क्रिया बढ़ गया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण क्रिया की धूल कण की मात्रा और ही बढ़ जाए, इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, ठीक ना। और बढ़ाना हो तो रुखड़ा कर दो,
छोटे छोटे और भी अगर धूल फेंकी है तो और भी लग जाएगा, इतना किताब खराब हो जाएगा। ऐसे भी मतलब कि ऐसे गंदा हुई है। फिर क्या हुआ अधिसूचन प्रीक्षेत्र में समझ गए ना कि प्रीक्षेत्र कैसे बैठेगा, तो लकड़ी को काट दीजिए और लकड़ी को लगाना है और लकड़ी को काट के क्षेत्र बनाना है। तो यहाँ पे पूरा मार्कर है, पूरा चिपका तोड़ देंगे तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिसूचन क्रिया बढ़ेगा। ये भी बात समझ गया। आगे इसी तरह बढ़ते हैं अधिसूचन का प्रीक्षेत्र, ये भी समझ गए। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक अधिसूचन। रासायनिक अधिसूचन में क्या होता है, तो अधिसूचन और अधिसूचन के बीच में जो बॉन्ड लगता है, वह जो बॉन्ड लगता है वह एक रासायनिक आबंध होता है। चलिए रासायनिक अधिसूचन की गुण, तो क्या होता है रासायनिक अधिसूचन में, अधिसूचन और अधिसूचन के बीच में कौन सा बंध होता है, एक रासायनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक ना। उसमें क्या वंडर वाल आकर्षण बल, इसमें क्या रासायनिक आबंध, बस अधिसूचन और अधिसूचन वैसा रासायनिक क्या मतलब इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है वही बता रहे हैं, इसमें खोजने कौन जाएगा तो पढ़ लीजिएगा अपना पीडीएफ। हम क्या बोलते हैं कि अधिसूचन के बीच में यदि केमिकल मतलब रासायनिक आबंध हो तो उस अधिसूचन को बहुत रासायनिक अधिसूचन कहते हैं। रासायनिक अधिसूचन गुण क्या है, फर्स्ट गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह अधिसूचन अनुत्क्रमणीय होता है भाई, रिवर्सेबल नहीं होता है। वही दूध दही वाला क्या होता है, दूध यहाँ पे लिए भाई, यहाँ पे दूध लीजिए आप, दूध यहाँ पे ले लीजिए कंटेनर में, ठीक ना। आप क्या हो इसको थोड़ा गर्म कर दीजिए, इसको गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए, दही जैसे ही दही डालिएगा ना क्या होगा, अब इसके पूरे सतह पे दही यहाँ पे चिपकेगा, दही यहाँ पे सरफेस के रिएक्शन करेगा, धीरे 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 पूरा फैल जाएगा, पूरा उसमें क्या बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक ना। तो दही से क्या पूरा इसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया रहता है, ठीक ना। उसके बाद से क्या लैक्टिक एसिड जो बोलते हैं ना, लैक्टिक अम्ल, तो यहाँ पे क्या हुआ, यह पूरा फैल जाता है, जीवाणु फैल जाता है। तो क्या आप बोलेंगे दही निकाल दीजिए, दही निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा ना। तो पूरा इसमें क्या दूध दही में क्या केमिकल रिएक्शन हो गया ना, तो फिर से रिवर्सेबल नहीं होता है, इसीलिए लिखा गया अधिसूचन के अनुक्रमणीय, इरिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल मतलब फिर से वापस नहीं जा सकते हैं। यह अधिसूचन विशिष्ट प्रकृति का होता है क्योंकि रासायनिक आबंध बनाने के लिए, हाँ बनाने के लिए क्या शब्दों का सिंपल बात है। यह देखिए क्या होता है, यह क्या होता है, ये कहता है यह अधिसूचन विशिष्ट प्रकृति का होता है। क्यों भाई, क्यों? अच्छा हम बात बोलेंगे दूध से नहीं दही बनाना है तो दही की मात्रा डालिएगा, उसमें डाल दीजिएगा कि उसमें और दूध डालिएगा तो दही बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक ना। तो यही बात कर रहा है कि इसको कराने के लिए, ठीक ना, एक विशिष्ट प्रकार की क्या विशिष्ट प्रकार लिखा गया है। यह अधिसूचन विशिष्ट प्रकृति का होता है क्योंकि रासायनिक आबंध बनाने के लिए परमाणु या अणुओं को कुछ शर्तों का पालन करता है। कुछ शर्तों का जैसे कि ऐसे देखो, ऐसे समझना, ऐसे यहाँ पे शर्त क्या होता है, शर्त है यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, ठीक ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पी बनता होगा, कोई प्रोडक्ट पी बनता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर इसका एनर्जी 10 जूल है, इसका एनर्जी 5 जूल है, तो अगर पी का एनर्जी 50 जूल होगा तो देखो तो 20 अच्छा 20 और 5 लिखे थे ना, 20 5 25 हुआ ना। तो यह प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा, यह प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। अगर इधर 25 जूल और एनर्जी लगेगा और एनर्जी मिलेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बाहर से एनर्जी दी जाती है, बाहर से एनर्जी दी जाती है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनने के लिए एक विशिष्ट का शर्त का पालन करता है, शर्त का अप्लाई करना पड़ता है कि भाई इसको इतना एनर्जी मिलेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वही कहता है कि यह एक क्या होता है विशिष्ट प्रकृति का होता है। नेक्स्ट होता है इसमें अधिसूचन की ऊष्मा मतलब हाई होता है, ठीक है, 50 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। फिर क्या होता है, ज्यादातर रासायनिक अधिसूचन के लिए संग्रहण ऊर्जा देनी पड़ती है, अधिक ताप पर संग्रहण ऊर्जा होकर संग्रहण, वही बात है, वही तो बात बोले, ज्यादातर रासायनिक के लिए संग्रहण ऊर्जा देना पड़ता है। क्यों भाई, यह इसके पास 20 जूल है, इसके पास 5 जूल है ना, प्रोडक्ट के लिए कहीं चाहिए कितना 50 जूल। जब इसका एनर्जी देखा गया प्रैक्टिकल तो इस प्रोडक्ट का 50 जूल एनर्जी था, तो इससे यह नहीं बनेगा। तो यहाँ बोला गया कि आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 25 जूल एनर्जी प्लस दे दीजिए। तो यही तो होता है संक्रियण ऊर्जा, यही तो होता है संक्रियण ऊर्जा। बात समझ में आया इतना? चलो ठीक है, इतना बात समझ में आया तो इतना बात काफी समझ में आया। तो यही यार, चलो ठीक है नेक्स्ट देते हैं, इसको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, अधिसूचन सम दाबीग्राफ, अधिसूचन सम दाबीग्राफ है। तो यह क्या है इसको थोड़ा समझिएगा, यह है क्या, ठीक ना। ये लेक्चर लगभग, चलो ठीक है।
चलो ठीक है। हाँ, यह इसको समझिएगा, यह है क्या? चलिए, अधिशोषण, अधिशोषण मतलब बहुत समझा दिए, अधिशोषण मतलब बहुत समझा दिए, ठीक ना। समदाबी ग्राफ, समदाबी ग्राफ क्या होता है वो भी बता दिए, सॉरी बताए नहीं है, आप बताएंगे। समदाबी, समदाबी मतलब कि समदाबी, समान दाब, समान दाब, ठीक है। कॉल आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, कौन कॉल